हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने के वाले भाई आपके कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान की बच्चों जो है 2 मार्क्स वाले कंफर्म क्वेश्चंस। जी हाँ, इस वीडियो में मैं बोल सकता हूं कि 100% बच्चों कंफर्म क्वेश्चन जो है देखने वाले, यही क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिलेगा। बट एक चीज याद रखना भाई, 2 नंबर के लिए अगर कंफर्म कोई बोल रहा है मतलब बहुत ज्यादा चीजें आपको देंगे। जी हाँ, तो बच्चों आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है दे रहा हूं, बट यहां से आप निश्चिंत रहिए, आपकी तैयारी जो है पूरी तरीके से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहां पर लगभग बच्चों मैं आपको बता दूं लगभग टॉप 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं भाई, टॉप 50 क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि भाई 2 नंबर वाला तो नॉन कंफर्म टॉपिक होती है ना, वो कुछ भी बीच की क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बट हम अगर कंफर्म बोल रहे हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होगी, ज्यादा होगी। ये नहीं तो ये नहीं तो ये, इस तरीके से आपका क्वेश्चंस आना ही है। ठीक है, तो ध्यान से देखते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं बच्चों। क्या बोला जा रहा है, पहला प्रश्न यहां पर कि ठीक है, जीवन प्रत्याशा क्या दर्शाती है, व्हाट डज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेट। ठीक है, तो दोनों मीडियम के लिए क्वेश्चंस, दोनों मीडियम के लिए आंसर्स मैं हिंदी मीडियम के लिए बताते जाऊंगा, तो वो आप देखते चलेंगे। ठीक है बच्चों, जीवन प्रत्याशा क्या होती है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो जीवन प्रत्याशा जन्म के समय, ठीक है, या बोल सकते हो किसी भी व्यक्ति के औसत जीवन आयु काल को, एकदम आसान भाषा में बोले तो किसी भी व्यक्ति के औसत जीवन आयु काल को ही जीवन प्रत्याशा कहते हैं। या जीवन प्रत्याशा क्या दर्शाती, तो जीवन प्रत्याशा किसी भी व्यक्ति के औसत आयु काल को दर्शाती है। इस तरीके से बच्चों आप इसको लिख सकते हैं। फिर अगला मैं बढ़थन भाई आगे का दिए है, वह कौन कौन से खनिज जो है ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। तो भाई कोयला हो गए, पेट्रोलियम हो गए, प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और खनिज ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं बच्चों। क्लियर है क्या? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये 3 चीज है जो क्या है भाई, खनिज ऊर्जा के लिए जो है बच्चों महत्वपूर्ण होती है। इतना दिमाग में आप लोग रखेंगे। फिर नेक्स्ट वन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, सरकार सार्वजनिक सुविधा क्यों उपलब्ध कराती है भाई, है ना। तो भाई देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के साथ साथ सभी नागरिकों को सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की दायित्व है, क्योंकि वो उसकी दायित्व होती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि सरकार सार्वजनिक सुविधा इसलिए उपलब्ध कराती है क्योंकि वो उसकी क्या होती है, दायित्व होती है। मेन चीज ये है। फिर छत्तीसगढ़ में किन खनिज संसाधनों की प्रचुरता है, ये पूछा जा रहा है। तो कोयला, लौह अयस्क और चूना पत्थर, 3 चीज। कोयला, लौह अयस्क, फिर चूना पत्थर, 3 चीज की प्रचुरता है। विश्व में लगभग कितने हजार खनिज पाए जाते हैं बच्चों, ये पूछा जा रहा है। तो विश्व में लगभग जो है बच्चों कितना भैया, आपके 3000 खनिज पाए जाते, इतना दिमाग में रखेंगे। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अपने प्रदेश में बिकने वाले 4 प्रमुख समाचार पत्रों के नाम लिखना है। तो 4 प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन हो जाएगा भैया, दैनिक भास्कर, पत्रिका, हरिभूमि, नई दुनिया। ये चारों को तो अपने आप जानते ही हो बच्चों, है ना। वो तो पुरानी जमाने का तो है नहीं भैया, ये तो अभी के, अरे सब पेपर को रोज देखते हो आप लोग ये सब चीजें। दैनिक भास्कर, पत्रिका, हरिभूमि, नई दुनिया। क्लियर है का। फिर अगला, शुद्धिकरण क्षमता या सिंक क्षमता क्या होती है, ये पूछा जा रहा है भैया हमें। ठीक है, तो यहां पर पर्यावरण द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को, क्लियर है, सुन रहे हो क्या, पर्यावरण द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को अवशोषित करने की क्षमता को क्या कहते हैं अपन, सिंक क्षमता कहते हैं। क्लियर है क्या बच्चों, पर्यावरण द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को अवशोषित करने की, ठीक है, पर्यावरण द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को अवशोषित करने की जो क्षमता होती है उसे ही क्या कहते हैं, सिंक क्षमता कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, खुली खदानों से पर्यावरण को कम नुकसान हो इसके लिए, अगर कोई खदान एकदम गड्ढा खनाए हुए है ना, ओखर से कम नुकसान हो करके का उपाय कर सकता है। तो देख लो बच्चों, सबसे पहले खदानों को खोदने के बाद पाट देना चाहिए। पाटने वाला शब्द तो अपना जानते हो, लोकल वर्ड है ये, है ना। खदानों को खोदने के बाद पाट देना चाहिए। उस स्थान पर फिर क्या लगा देना चाहिए, पेड़ पौधे लगा देना चाहिए। कुछ वर्षों में वह भूमि क्या हो जाएगी, हरी भरी होकर पर्यावरण को बचा सकती है। क्लियर है भाई। खदान से नुकसान ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, खदान को पटवा दीजिए भाई। ठीक है, खदान को पटवा दीजिए और पटवाने के बाद उस पर पेड़ पौधे या कृषि भूमि योग्य उसको बनाया जा सकता है, जिससे हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। सीधी बात है ना। आयकर लेने की उचित विधि क्या है,
है ना। आयकर जो लेने की उचित विधि क्या है, इस चीज को आपको करना है। तो आयकर जो है व्यक्ति के आय के अनुसार लेना चाहिए, ठीक है। आयकर लेने की विधि क्या होना चाहिए, आयकर जो है व्यक्ति के आय के अनुसार होना चाहिए। एक निश्चित मापदंड इस निर्धारित कर देना चाहिए कि भाई अगर इस लाख से आप ऊपर कमाते हो तो अब आपको टैक्स देना पड़ेगा, और उससे नीचे हो तब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर अगला भैया क्या बोल रहा है, दीर्घकालीन भूख क्या है, ये आपको पूछे जा रहा है। तो दीर्घकालीन भूख से आशा है कि गरीब लोग बहुत कम भोजन लेकर अपने आप को गरीबी के कारण जीवित बनाए रखते हैं, ठीक है। इसे ही दीर्घकालीन भूख कहा जाता है, ठीक है। दीर्घकालीन भूख से तात्पर्य है कि गरीब लोग क्या करते हैं भाई, कम खा करके, ठीक है, कम खा करके जीवन यापन करते हैं, उसे ही दीर्घकालीन भूख कहा जाता है। क्लियर है बच्चों, कम खा करके मतलब सिर्फ जीवित रहने के लिए जितनी जरूरी है उतना खाते हैं, मतलब एकदम संतुष्ट हो रहा है, पेट भर खा रहे, ऐसा वहां पर नहीं होता है। क्लियर है बच्चों। फिर प्रश्न क्रमांक 10वां, ठीक है, 1837 में किससे सूचना को विद्युत तारों के माध्यम से त्वरित भेजा जाता था, है ना। 1837 में सूचनाओं को किसके माध्यम से भेजा जाता था, तो सन 1837 में सैमुअल मोर्स ने क्या किया बच्चों, टेलीग्राफ की खोज की, है ना। टेलीग्राफ की खोज की भैया, तो जिससे सूचना को विद्युत तारों के माध्यम से त्वरित भेजा जा सकता था। किससे भेजे जाते, तो मेन आंसर क्या है बच्चों, ये है टेलीग्राफ, इसकी आंसर हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 11वां, औसत आय से आय के वितरण की असमानताएं छिप जाती है, समझाइए। देखो बच्चों, होता क्या है, औसत आय मान के चलो कोई परिवार है ना, पापा 10,000 कमा रहे, उसके 3 बेटे, तीनों बेटे कोई 70,000, कोई 50,000, कोई 20,000 कमा रहे, सब कोई अलग अलग कमा रहे, लेकिन जब उसको औसत करूंगा तो ऐसा लगेगा सब बराबर कमा रहे, बराबर कमा रहे, है ना। तो इससे वितरण छिप जाती। सेम वही आंसर जो है यहां लिखना है कि औसत आय में संपूर्ण समूह की आय को जोड़कर औसत आय ज्ञात किया जाता है ना। औसत आय में क्या करते हैं, सबकी आय को जोड़ करके औसत मतलब उसको भाग कर देते हैं ना। मान के चलो 5 लोग हैं तो पांचों का जितना कमाते हैं उसको जोड़ करके 5 से भाग कर देंगे, जो उत्तर आता है वो औसत आय कहलाता है ना। अब इससे व्यक्तिगत आय तो नहीं पता चलता भाई, इससे तो व्यक्तिगत आय नहीं पता चलता कि कौन कम कमाया कौन ज्यादा कमाया, क्योंकि सबका तो जोड़ के भाग कर दिया गया, औसत निकाल दिया गया, इससे वितरण छिप जाती है। इसी चीज को आपको लिखना है बच्चों। फिर होलोकास्ट क्या है, स्पष्ट करना है बच्चों, ठीक है। होलोकास्ट क्या है, इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज द होलोकॉस्ट, एक्सप्लेन। क्या करना है भैया, यहाँ पर यहूदियों को यातना शिविर में भेजा गया। ध्यान से सुनेंगे, थोड़ी स्टोरी है ये। यहूदी लोग थे, उनको यातना शिविर में भेज दिए, ठीक है, और वहां विषैली गैस से क्या कर दिया, उन पर आक्रमण कर दिया गया, तो जिससे बहुत से लोग, हजारों लोग मरे। तो इस भीषण नरसंहार को ही क्या कहा जाता है, होलोकास्ट कहा जाता है। सिंपल है, क्या क्या याद रखना है, रोल किन का है यहाँ पर, यहूदियों का। यहूदियों को कहां भेजा गया, यातना शिविर में भेजे गए, फिर वहां उन्हें विषैली गैस से क्या किया गया, हमला किया गया, जिससे बहुत से लोग की मृत्यु हो गई। तो इससे बहुत नरसंहार हुआ, इस नरसंहार को ही क्या कहा जाता है, होलोकास्ट कहा जाता है। सिंपल से इतना लिख सकते हो, बस वही चीजें यहाँ पर है जो मैं बोला हूं। क्लियर है बच्चों। फिर कर के प्रकार बताना कि कर कितने प्रकार के होते हैं, स्टेट द टाइप ऑफ टैक्सेस। तो कर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं बेटा, कौन कौन सा भैया, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। क्लियर है। तो प्रत्यक्ष कर व्यक्ति के निजी आय पर लगाया जाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष कर व्यक्ति की निजी आय पर लगाया जाता है। मान के चलो मैं मोबाइल खरीदूंगा, तो मोबाइल पर एक्स्ट्रा जो है टैक्स लगेगा, ठीक है, वो क्या कहला जाएगा, प्रत्यक्ष कर। जबकि अप्रत्यक्ष कर वस्तु पर, सॉरी, जो मोबाइल ले रहे हैं वो ऐसा है, मान के चलो हम कुछ चीज खरीदते हैं तो हमें बता के लिया जाता है कि इतना उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, वो प्रत्यक्ष है, और बिना बताए उस पर ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है, वो अप्रत्यक्ष कर होती है। इस तरीके से बोल सकते हैं। तो प्रत्यक्ष कर व्यक्ति की निजी आय पर लगाया जाता है, सीधी बात है, आप इस वे पर भी इसको याद रख सकते हैं। जबकि अप्रत्यक्ष कर वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाता है। इस तरीके से आप लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 14, पीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है। पीडीएस का जो है मुख्य काम क्या होती है, तो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न, ठीक है, जो गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को उचित मूल्य के खाद्यान्न उपलब्ध कराना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, इनका काम होता है पीडीएस का। क्लियर है। उसी तरीके से अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बफर स्टॉक क्या होती है, ठीक है। तो देखो, बफर स्टॉक के अंतर्गत देश की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न को सुरक्षित भंडारण किया जाता है, ठीक है। बफर स्टॉक में क्या होता है भाई, किसी भी राज्य की, मान चलो राज्य में कितने लोग हैं और
भविष्य में कितने बढ़ सकते हैं, तो वर्तमान और भविष्य के आधार पर खाद्यान्नों का क्या किया जाता है, भंडारण किया जाता है, जिससे भाई कभी भी भूखमरी जैसे संकट ना आए। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 15, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की कोई 3 महत्व को बताना है बच्चों। स्टेट एनी 3 इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के 3 महत्व क्या क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है, याद रहेगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम मनोरंजन का प्रमुख साधन है, इस तरीके से बताएंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस तरीके से आप इसको करेंगे। पहला तो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, दूसरा मनोरंजन का साधन है, तीसरा शिक्षा का साधन है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, औसत आय से आय के वितरण, एक क्वेश्चन हो गई है बच्चों। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 17, राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में आप क्या फर्क देखते हैं। ठीक है, तो अपने राष्ट्र के भीतर किसी प्रकार का मतभेद ना हो। ठीक है, अपने राष्ट्र के भीतर किसी भी प्रकार की मतभेद ना हो, यह राष्ट्रवाद है। जबकि अपने ही राष्ट्र को सर्वोपरि बनाना या सर्वोपरि मानना अति राष्ट्र होती है बच्चों, है ना। मतलब हमारे राष्ट्र देशभक्ति, राष्ट्रवाद को देशभक्ति बोलेंगे, मतलब अपने राष्ट्र के लिए अच्छे, अपने राष्ट्र को अच्छा सोचना। ठीक है, वो क्या है, राष्ट्रवाद है। जबकि अपने राष्ट्र को सबसे अच्छा सोचना, ये क्या हो जाती है, अति राष्ट्रवाद हो जाती है। क्लियर। फिर नेक्स्ट, आयकर और उत्पाद शुल्क में अंतर बताना है बच्चों। आयकर और उत्पाद शुल्क में तो देखो, आयकर प्रत्यक्ष कर होता है, उत्पाद शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर होता है। पहला अंतर क्लियर है क्या बेटे, आयकर जो प्रत्यक्ष कर होता है और उत्पाद शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर होता है। आयकर जिस व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है, जबकि यहाँ पर उत्पाद शुल्क जो है उत्पादन करने वाले सरकार को देता है बच्चों। इस तरीके से आयकर व्यक्ति की आय के अनुसार निर्धारित होता है, जबकि वो उत्पादन के आधार पर निर्धारित होती है। ठीक है, इस तरीके से अंतर आपको बच्चों कम से कम 2 अंतर कर लेना है। फिर अगला, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से क्या लाभ है। ठीक है, मध्याह्न भोजन जो कार्यक्रम होती है उससे क्या लाभ है। तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, ऐसे बहुत से बच्चे जो, देखो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के बारे में लाभ लिखना है आपको, तो ऐसे बहुत से बच्चे जो भाई बिना खाना खाए या कम खा करके क्या जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई में क्या होती है बच्चों, पढ़ाई जो है बाधित होती है। तो इसी चीज को रोकने के लिए, दूर करने के लिए क्या किया, सरकार ने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चालू किया, जिसके माध्यम से बच्चों को पर्याप्त पोषण स्कूलों में प्राप्त किया जाता है, जिसकी उनकी शारीरिक विकास और मानसिक विकास जो है हो सके। इस तरीके से आप बना के इसको लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, किस तरह के संचार माध्यम आज गायब हो रहे हैं, उनकी वजह से आज उनकी जगह आज किसने ले ली है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो क्या करोगे भैया, आप लोग आज टेलीग्राम, तार, पेजर जैसे संचार माध्यम गायब हो गए हैं। ठीक है, आज टेलीग्राफ, पेजर, मतलब टेलीग्राफ और पेजर गायब होगा और उनकी जगह आज भाई इंटरनेट ने ले लिया है। ठीक है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ने ले लिया है। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर उपनिवेशी शासन भारत से कब समाप्त हुआ, तो ये तो सबको पता है भैया, है ना, ये 15 अगस्त सन 1947 को। फिर विकास मापने के 2 संकेतक की है, विकास मापने के 2 संकेतक बच्चों, भाई बोलते हैं ना गांव का बहुत विकास, हाँ भाई तो कोई तो आधार बता, का आधार मत बोला था विकास हुआ थे करके। तो विकास मापे के अलग अलग तरीका होते हैं। एक तो पहले आय के हिसाब से, भाई गांव का सभी लोगों का आय बढ़ेगा तो हम मानेंगे कि गांव का विकास हो रहा है। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बोल सकते हैं। शिक्षा के आधार पर, हाँ भाई गांव के अगर स्कूल अच्छे है, बच्चे अच्छे से बन ठन के स्कूल जाते हैं, पढ़ाई अच्छे से हो रही है स्कूलों में, तब बोलेंगे हाँ भाई गांव की विकास हो रही है। जीवन प्रत्याशा पर, है ना, पहले लोग जो है सब दारू गांजा फूक के 30-35 साल में निपट रहे थे, वो अब कम से कम सुधर गए, गांव का विकास हुआ, 60 साल 70 साल जी रहे हैं। तो इसको बोलेंगे अपन क्या बच्चों, अपन विकास के संकेतक बोल सकते हैं। ठीक है, फिर खाद्य सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है बच्चों। अब खाद्य सुरक्षा में ये तो एकदम आसान है ना, कैसे लिखना है, विश्व रिपोर्ट के अनुसार सभी व्यक्तियों को सही समय में सक्रिय और स्वस्थ जीवन हेतु पर्याप्त मात्रा में भोजन की आवश्यकता है। ठीक है, विश्व विकास रिपोर्ट क्या बोलता है, ये इसको लिख देने से बच्चों हमारी आंसर में हैवी पड़ जाती है, फिर चेकर काटेंगे नहीं, इसलिए ऐसे से शब्द लिया गया।
विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार बच्चों को होती क्या है, किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए सही समय में पर्याप्त भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें खाद्य पदार्थों की सुरक्षा करना है ताकि भविष्य में खाद्यान्न की संकट जो है ना हो। इसके लिए सरकार द्वारा बफर स्टॉक बनाया जाता है। इस तरीके से आप इस पर लिख सकते हो। फिर अगला राइट टू रिकॉल क्या है बच्चों, इस चीज को आपको करना है। तो राइट टू रिकॉल क्या होती है बच्चों, राइट टू रिकॉल एक लोकतांत्रिक प्रणाली है, ठीक है। पहली पॉइंट्स याद रखेंगे प्यारे बच्चों आप लोग कि ये भाई क्या होती है, राइट टू रिकॉल क्या होती है, लोकतांत्रिक प्रणाली है। मतलब जिससे जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को पंच, सरपंच, पार्षद को 2/3 बहुमत का प्रयोग करते हुए उनके कार्यकाल के पूर्ण होने के पूर्व ही हटाया जा सकता है। मतलब हम किसी भी मंत्री को, पंच, सरपंच को क्या कर सकते हैं, राइट टू रिकॉल के तहत हम क्या कर सकते हैं, 2/3 बहुमत लेकर के उसको क्या कर सकते हैं, उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उसको हटा सकते हैं बच्चों। फिर संतुलित बजट क्या होती है, संतुलित बजट किसको बोलते हैं, ठीक है। बजट बस भी आपको पता होना चाहिए कि बजट क्या होते हैं। फिर अपन संतुलित बजट देख लेते हैं, ठीक है। तो संतुलित बजट का अर्थ है कुल आय आपके कुल व्यय के बराबर हो, ठीक है। संतुलित बजट से आशा ये है कि राज्य की जितनी आय है उनके कुल खर्च के बराबर हो, मतलब ना तो फायदा हो ना तो घाटा हो, ये होती है संतुलित बजट, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 26, प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं, व्हाट इज अ प्राइमरी डिफिसिट, ये आपको बताना है। तो प्राइमरी घाटा वह राशि है जो सरकार को ब्याज भुगतान को छोड़कर अपने मौजूदा खर्चों को पूरा करने के लिए उधार लेना पड़ता है। प्राथमिक घाटा क्या होती है, सरकार क्या करती है भाई, सरकार जो है क्या करती है ना, मतलब चलाने के लिए, मौजूदा खर्चा को चलाने के लिए उधार लेते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है बच्चों, प्राथमिक घाटा कहा जाता है। फिर बफर स्टॉक क्या है, ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 28, संचार माध्यमों के विकास के पीछे मुख्य कारण क्या है, मतलब ये संचार माध्यम आखिर इतना विकसित क्यों हुए हैं, इस चीज को आपको बताना है बच्चों। फिर संचार माध्यमों के विकास के पीछे मुख्य कारण है मानव की जिज्ञासु, ठीक है। आखिर संचार माध्यम जो इतना भाई नया व्हाट्सएप आया वो फेमस हो गए, यूट्यूब आया, सब कुछ इतना फेमस क्यों हो गए, तो मानव की जिज्ञासु की वजह से, जिज्ञासु प्रवृत्ति का, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, इसलिए व्यापार होता है, उससे शिक्षा, प्रशासन, ये सब चीज होती है, इसलिए वो क्या हुए, विकास उनका हुआ। फिर प्रश्न क्रमांक 29, छत्तीसगढ़ के अधिकांश क्षेत्र में कौन सी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो भाई छत्तीसगढ़ के अधिकांश क्षेत्र में लाल एवं पीली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। किसकी बच्चों, लाल एवं पीली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है आपका, ई नीलामी का अर्थ बताना है कि ई नीलामी क्या होता है, ठीक है। तो जब नीलामी कंप्यूटर के जब नीलामी जो है कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन होती है, ठीक है, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल के माध्यम से नीलामी होती है, तो उसे ही ई नीलामी कहा जाता है। इस तरीके से लिखेंगे। फिर ई कॉमर्स किसे कहते हैं बच्चों, तो व्हाट इज ई कॉमर्स पूछ रहे हैं। तो जब लेन देन जो है, जब लेन देन कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट के माध्यम से होती है, तब उसे ई कॉमर्स कहते हैं। नीलामी में नीलामी होता है और इस पर लेन देन होता है। फिर साम्राज्यवाद क्या है, इस चीज को पूछा जा रहा है बच्चों यहाँ पर। जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र, ठीक है, समझेंगे, जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र बच्चों किसी कमजोर राष्ट्र को अपने अधिकार में, अपने गुलाम बनाना चाहते हैं, तो इसे ही साम्राज्यवाद कहते हैं। या बोल सकते हैं जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र जो है कमजोर राष्ट्र पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं, है ना, अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, तो उसे ही साम्राज्यवाद कहा जाता है। इतना दिमाग में रखेंगे। क्लियर है बच्चों। फिर यहाँ पर अगला, दबाव समूह की प्रमुख विशेषताएं लिखना है आप लोगों को बच्चों। राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेशर ग्रुप। तो यहाँ पर दबाव समूह की विशेषता क्या क्या हो जाएगा, दबाव समूह औपचारिक रूप से संगठित व्यक्तियों के समूह होते हैं, ठीक है, औपचारिक रूप से संगठित व्यक्तियों के समूह होते हैं। दबाव समूह के निर्माण का आधार स्वहित होता है और इसी के प्राप्ति करना इनका ध्येय भी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, अपशिष्ट पदार्थ क्या है, इस चीज को करना है। तो बच्चों किसी वस्तु के, अपशिष्ट किसको बोलते हैं भाई, किसी वस्तु है उसके उत्पादन के बाद अनुपयोगी वस्तु मानकर हम उसे फेंक देते हैं, तो वो क्या कहलाती है बच्चों, अपशिष्ट कहलाती है, ठीक है। मतलब जो व्यक्तियों के अनुपयोगी होता है उसे अपशिष्ट माना जाता है। इस तरीके से आप उसको लिखेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 35, संसाधन विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है, जो संसाधन है विकास को कैसे प्रभावित करता है, तो प्राकृतिक संसाधन विकास के मूलाधार होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन बच्चों याद रखेंगे वो क्या होते हैं, विकास के मूलाधार होते हैं। उससे क्या होता है, कृषि, खनन, निर्माण
और ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन बड़े तौर पर प्राकृतिक संसाधन को प्रभावित करते हैं। भाई कृषि कार्य की वजह से, खनन की वजह से, निर्माण की वजह से जो है प्राकृतिक संसाधन क्या होता है बच्चों, प्रभावित होता है। कृषि करने के लिए हम बहुत से कितने सारे पेड़ों को काटते हैं, उससे भाई संसाधन प्रभावित होता है कि नहीं होता है, ये आपको लिखना है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी की दो विशेषताएं लिखना है आप लोगों को बच्चों, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटेराइट सॉइल। तो यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी की अगर विशेषता की बात करें तो बच्चों इस तरीके से हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी कम उपजाऊ होता है। क्या याद रखेंगे प्यारे बच्चों, लेटेराइट मिट्टी जो है कम उपजाऊ होता है, या मिट्टी घास और झाड़ियों के पैदा होने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, ये उपजाऊ कम होती है, इससे घास और झाड़ी उगने में ये सहायक होते हैं। साक्षरता दर क्या दर्शाती है, ये पूछा जा रहा है बच्चों। तो साक्षरता दर बच्चों 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को दर्शाती है। साक्षरता दर यह दर्शाती है कि कितने लोग साक्षर है और कितने लोग, मतलब कितने लोग पढ़े लिखे और कितने लोग निरक्षर है, इस तरीके से। उपभोग व्यय का क्या अर्थ होता है बच्चों, ये पूछे जा सकते हैं आपको। तो लोगों के द्वारा अपनी आवश्यकता की वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए खर्च को, ठीक है, लोगों के द्वारा मान के चलो मुझे जो 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 चीजें मैं उसके लिए खर्च करूंगा तो मेरा उपभोग व्यय कहलाएगा। मतलब सीधी बात है, आसान शब्दों में अपन लिख सकते हैं बच्चों कि लोगों के द्वारा अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो खर्च करते हैं उसे ही उपभोग व्यय कहते हैं। फिर औद्योगिक प्रदेश से क्या आशा है बच्चों, औद्योगिक प्रदेश अपन किसको बोलेंगे, तो जब कई प्रकार के उद्योगों का विकास स्थानीय रूप से उपलब्ध होने लगते हैं, है ना, मतलब ऐसे प्रदेश जहां पर विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित होते हैं उसे औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। सो इजी, ठीक है। फिर फांसीवाद और नाजीवाद की दो समानता लिखना है बच्चों। फांसीवाद और नाजीवाद में क्या दो समानता है, इस चीज को आपको बताना है। तो देखो बच्चों ये होगा क्या भाई कि दोनों ही दल अंतरराष्ट्रीयता के स्थान पर उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, क्या याद रखना है कि दोनों के दोनों जो है उग्र राष्ट्रवादी का समर्थक थे। फिर बता सकते दोनों के दोनों अपने ही राज्य को सर्वोपरि मानते थे, या बोल सकते दोनों की दोनों क्या करते थे, अपने मतलब दोनों अपने आप को सर्वोपरि मानना बनाना चाहते थे ऐसा। फिर प्रश्न क्रमांक 41 क्या बोल रहा है कि फांसीवाद से क्या अभिप्राय है, ये आप लोगों को बच्चों बताना है। तो देखो फांसीवाद के बारे में ना प्यारे बच्चों आप लोगों को बताना है, तो कैसे बताएंगे। फांसीवाद जो अंग्रेजी के फासिस्ट शब्द से बना है, ठीक है, किससे बना है बच्चों, फासिस्ट शब्द से बना है, जिसकी उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द फासिसो से हुई है, जिसका अर्थ है लकड़ियों का बंडल, लकड़ियों का बंडल या फुलहाड़ी, जो प्राचीन रोमन सरकार की एकता, अनुशासन व शक्ति का प्रतीक माना जाता था। इसी प्रकार फांसीवाद एक ऐसी विचारधारा है, आप यहां से लिख सकते हैं बच्चों, फांसीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके मूल में भी क्या है, एकता, अनुशासन और शक्ति का संचय है, और जो आक्रामक राष्ट्रवाद को स्थापित करता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। फांसीवाद शब्द का अभिप्राय जो है एकता, अनुशासन और शक्ति का प्रतीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 42, साम्राज्यवाद क्या है, तो ये तो देख चुके हैं बच्चों इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है सामान्य संचार माध्यम जैसे पत्र और मास मीडिया में क्या अंतर है। पत्र के द्वारा हम सीमित लोगों के साथ ही विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है, एक पत्र के माध्यम से हम सीमित लोगों तक ही विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, जबकि मास मीडिया के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, बहुत से बड़ी जनसंख्या को अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। इस तरीके से आप बताएंगे। फिर नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 4 उदाहरण लिखना है, तो टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये हो जाएगा, ये तो आपको पता है। फिर सूखे की स्थिति में कृषक व मजदूर जीवन यापन के लिए किन किन पर निर्भर होते हैं। सूखे की स्थिति में बच्चों, अगर सूखा है तो सूखे की स्थिति में कृषक मजदूर जीवन यापन के लिए सरकार की योजनाओं, अकाल राहत कार्य और अन्य सरकारी योजनाओं पर जो है निर्भर रहते हैं। फिर मस्टर रोल किसे कहते हैं समझाना है, तो सरकार द्वारा मजदूरों के काम और मजदूरी को किए जाने वाले भुगतान का रिकॉर्ड जिस रजिस्टर में रखा जाता है उसे मस्टर रोल कहते हैं। मस्टर रोल क्या होती है बच्चों, मस्टर रोल जो है मजदूरों के द्वारा किए गए काम और उसके भुगतान का जिस रजिस्टर पर विवरण तैयार रखते हैं उसे ही मस्टर रोल कहते हैं। क्लियर है क्या बच्चों। फिर प्रश्न क्रमांक 47, आयात कर और निर्यात कर में आपको अंतर जो है बच्चों लिखना है। तो बाहर से मंगाई जाने वाले वस्तु पर जो कर लगता है उसे आयात कर, और बाहर भेजे जाने वाले वस्तु पर जो कर लगता है उसे निर्यात कर कहा जाता है। ठीक है, दूसरे देश से अपने देश में मंगाने पर वस्तु मंगाने पर जो कर लगता है उसे आयात कर, और इस देश से
उस देश में भेजने पर जो कर लगता है उससे निर्यात कर बोला जाता है। वस्तु एवं सेवा कर क्या होती है बच्चों, ये आप लोगों को बताना, तो क्या लिखेंगे, वर्तमान में कई प्रकार के अप्रत्यक्ष कर है, जैसे उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर इत्यादि, जो वस्तुओं और सेवाओं पर अलग से होते हैं। इसके अतिरिक्त अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग होता है। वस्तु एवं सेवा कर क्या होते हैं बच्चों, तो वस्तु एवं सेवा कर जो है किसी भी वस्तु एवं सेवा, वस्तु के उत्पादन एवं सेवाओं के बदले में लिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप उसको बताएंगे। फिर सामान्य संचार माध्यम, जैसे इसको जस्ट अभी देखें बच्चों। फिर नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चार, इसको भी जस्ट देखें बच्चों। फिर सूखे की राहत, कुछ कुछ बाय मिस्टेक बच्चों खुद ब खुद वे बखुद रिपीट हो गई है, जैसे कि ये क्वेश्चन सब पूरा का पूरा क्वेश्चन बच्चों ऑटोमेटिक रिपीटेड हो गई है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 55 बच्चों, इसलिए टोटल 50 है। सीमा शुल्क किसे कहते हैं बच्चों, ये आपको लिखना है। तो वस्तुओं पर लगने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कर सीमा शुल्क है, जो विदेशों से आयात होने वाली वस्तु पर लगाया जाता है ना। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो बच्चों। फिर खाद्य सुरक्षा के 3 प्रमुख आयाम, जो कि लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, है ना, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, सरकारी योजनाओं द्वारा खाद्य पदार्थों की पहुंच, बाजार और क्रय शक्ति, ये होती है आपकी जो है 2 नंबर वाली बच्चों ऑल 50 क्वेश्चंस की निपटारा। तो बहुत अच्छे से आप इसको और भी रिवीजन कर लेना। बात है पीडीएफ का, तो पीडीएफ भैया आपको हम निचोड़ बैच में और आगाज बैच में, दोनों बैच में प्रोवाइड करा देंगे। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से इसको रिवीजन जो है आप कर सकते हैं। उसके बाद जो फाइनल हमारी जो रिवीजन मैं कराऊंगा किसने बच्चों, साइंस जो सीरीज आएगी लगातार 5-6 घंटे की क्लास जो है होगा बच्चों, तो उसके लिए तैयार रहिए। आपको जरूरत क्या है, उस दिन तक अपनी तैयारी को 100% कर ले रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ एंड ऑल द बेस्ट।